हेलो दोस्तों, बीएसएससी द्वारा पिछले एग्जाम में पूछे हुए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ। एक दुकानदार एक वस्तु 25% का लाभ कमाना चाहता है। वह वस्तु को इस तरह अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी उसे वांछित लाभ होता है। हालांकि एक त्योहारी ऑफर के कारण वह गलती से छूट वाली कीमत पर अतिरिक्त 10% की छूट दे देता है। परिणाम स्वरूप उसे अपेक्षित लाभ से 6 रुपये कम मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एक सीपी, एसपी, एमपी हम ले लेते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इस हिसाब से विक्रय मूल्य 25% लाभ यानी 125 रुपया हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद जो है हमारा विक्रय मूल्य 125 आया है। तो अंकित मूल्य हो जाएगा 125 का 100/80। अगर अंकित मूल्य दिया रहता और विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम 80/100 लिखते हैं। चूंकि यहाँ रिवर्स में निकालना है हमको, इसलिए 125 गुना 100/80 करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 4। ये 4 से 125 पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम पूरे सिस्टम में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा 400। 125 में 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 400। 125 गुना 4, इसका मतलब हो जाएगा ये 500 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 125 में 5 से तो ये 625। अब नए कंडीशन में कह रहा है कि हालांकि एक त्योहारी ऑफर के कारण वह गलती से छूट वाली कीमत पर 10% छूट दे देता है। यानी कि पहले 20% छूट देने के बाद 125 हुआ था, अब 10% और छूट दे देता है। इस प्रकार उसका लाभ जो है पहले से 6 रुपये कम होता है। यानी कि न्यू कंडीशन के हिसाब से देखते हैं हम सीपी, एसपी और एमपी। सीपी 400, एसपी हो गया 500 और मार्केट प्राइस था 625। तो नए कंडीशन के हिसाब से न्यू एसपी कितना हो जाएगा? तो 625 का 80% तो उसका छूट देना ही देना था, फिर ऑफर के कारण 10% एक्स्ट्रा छूट दे रहा है यानी कि 90%। तो यहाँ से देखिए 1010 20 बन रहा है तो 2 0 से ये कैंसिल। अब ये 100 है, ये 625 तो 25 करेंगे तो 625 और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में, 4 से 8 को काटेंगे 2। तो इस प्रकार बन जाएगा मेरा 25 दूना 50 और 9 450। पहले हमारा 500 रुपये आता था विक्रय मूल्य, और नए कंडीशन के हिसाब से 10% छूट देने के हिसाब बाद हमारा नया विक्रय मूल्य आ रहा है 450। इसका मतलब है कि कितना कम हो गया? 50 रुपया। पहले के मुताबिक मेरा विक्रय मूल्य 50 रुपया कम हो गया। यानी 50 रुपये की कमी होता है तो विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो रहा है, कितना पर हो रहा है? इतना 50 रुपये की यानी 400। तो 50 रुपये की कमी होता है तो क्रय मूल्य 400 रुपया। हमें कितना का लाना है? 6 रुपये का, यानी कि 6 रुपये की कमी होगी। 6 रुपये की कमी तो क्रय मूल्य हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 6। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 8 मरतबा में कटेगा
और 8 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से 6 मतलब 48 रुपया। 48 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं क्या है? यानी कि यहाँ दिया हुआ है दो संख्याएं, तो ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात 2 और 5 दिया हुआ, और इनका अंतर 66 दिया हुआ, यानी कि ये 2 रेशियो और ये 5 रेशियो, इनका अंतर हो जाएगा 3 रेशियो इक्वल टू 66। तो 1 रेशियो का वैल्यू मिलेगा, 3 से इसको काटेंगे तो 22। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 22 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44, और बी का हो जाएगा 22 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है, संख्या क्या है? संख्या कंसीडर कर लीजिए कि संख्या x है और x का 4/5 उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है। तो x का 3/4, किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के 3/4 से 4 अधिक है, यानी ये वाला वैल्यू जो है इससे 4 अधिक है। तो हमें इक्वल करना है, तो इस साइड वाले में हम 4 जोड़ देंगे और इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा 4x/5, और ये 3x/4, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आते हैं, 3x/4 इक्वल टू 4। अब इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 4, 4 में 4 से करेंगे तो 16x, यानी 16x माइनस 4 से करेंगे 20 में डिवाइड तो 5, और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x इक्वल टू 4। तो ये 16 में से 15x कटेगा तो x/20 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार x इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर के x 20 और 4 80, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, sin 2a इक्वल टू 2 sin a सत्य है जब a इक्वल टू, यानी a एंगल पूछ रहा है कि कितने एंगल से sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, ये LHS हो गया, ये LHS, और ये हो गया RHS। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, अगर हम ऑप्शन ए को पुट करेंगे sin 2a तो यहाँ से बन जाएगा sin 2a, यानी a का वैल्यू 30 तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अगर हम RHS की तरफ बढ़ते हैं तो 2 sin a, यानी कि 2 sin a
साइन ए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 1 और इधर मिल रहा है वैल्यू √3/2। तो दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा, ये नहीं होगा। अब अगले कुछ ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन बी 45 डिग्री थी, यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा LHS, और RHS में 2 साइन ए यानी 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, और 2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। तो इस प्रकार भी दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। तो साइन 2a, ए का वैल्यू 0, तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा। 2 साइन ए यानी 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू 0। इस प्रकार लेफ्ट में 0 और RHS में भी 0। इस प्रकार दोनों साइड इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो इसमें आप चेक करेंगे तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 54 75 5475 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 75 का वर्ग होता है 5625। ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसे आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, त्रिज्या आर के एक वृत्त के अंतर्गत अंकित त्रिभुज के कोण 1:2:3 1:2:3 के अनुपात में है। आर के संदर्भ में वृत्त के अंदर लेकिन त्रिभुज के बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर दिया हुआ है, और इसके अंदर एक त्रिभुज है जिसका कोण दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि तीनों, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 80 डिग्री होता है। तो 3 और 3 6:80 डिग्री। तो 1 रेशियो का वैल्यू 180, तो 1 रेशियो का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री ABC 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में एक भी कोण यदि 90 डिग्री का हो जाता है तो वह त्रिभुज जो है समकोण हो जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर एक त्रिभुज बनेगा जो समकोण होगा, और समकोण त्रिभुज किसी भी वृत्त में उसका कर्ण जो है व्यास बन जाता है। यानी कि ये समकोण त्रिभुज तभी बनेगा जब इसका व्यास कर्ण होगा। इस प्रकार यहाँ केंद्र है। आर के समय वृत्त के अंदर लेकिन त्रिभुज के बाहर के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाली हिस्सा और ये वाली हिस्सा, यानी इन सब का क्षेत्रफल चाहिए। तो इन सब के क्षेत्रफल के लिए आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल चूंकि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब।
तो ये आधार ले लीजिए और इसको शीर्षनम ले लीजिए। 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। यहाँ से केंद्र से लंब डालेंगे तो ये मिलेगा r यानी त्रिज्या। तो 1/2 आधार हो जाएगा इसका r और r 2r और शीर्षलंब हो जाएगा r। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी पाई r स्क्वायर माइनस r और r मल्टीप्लाई होकर के r स्क्वायर। तो इस प्रकार r कॉमन निकाल लीजिए r स्क्वायर, तो ये मिलेगा पाई माइनस 1। ऑप्शन में नहीं है, इसे आप अच्छी तरह से देख लेंगे। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। अभिकथन, एक वृत्त में यदि दो जीवाएं केंद्र के समान दूरी हो तो वे लंबाई में बराबर होती हैं। और इसका कारण दिया है आर। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कथन ए जो है, अभिकथन क्या कह रहा है कि एक वृत्त में यदि दो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं तो वे लंबाई में बराबर होंगी। जैसे ये एक वृत्त है और दो जीवाएं हैं और दोनों जो है केंद्र से बराबर दूरी पर है, यानी एक इधर है और एक इस साइड है, और ये दोनों का दूरी जो है बराबर है। अगर ये r है तो ये भी r है। तो इस प्रकार l और m ये दो जीवाएं जो है ये आपस में बराबर होंगी। ये कथन सही। और इसका निवारण में जो दिया है कारण जो है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये एक वृत्त है और एक कोई जीवा है, और यहाँ से अगर इससे लंब खींचा जाएगा तो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट दोनों बराबर होंगे। ये भी कथन सही है, लेकिन कथन आर जो है इसका निवारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप डी देख लेंगे। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, कॉलम ए की प्रकृति प्रविष्ट का कॉलम 2 के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए में 0 और प्राकृतिक संख्याएं शामिल है। तो 0 और प्राकृतिक संख्याएं शामिल है तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी 1 का 3। नेक्स्ट, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है दोनों मिला करके वास्तविक संख्या बनती है, यानी कि ऑप्शन 2 का हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला देखते हैं पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन 1। और चौथा कह रहा है कि 3/4। 3/4 3/4 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आप देखेंगे ऑप्शन 1 का 3, ऑप्शन 2 का 4। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 1 और 4 का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19, वर्ष 2025 में एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का X% दान करता है। वो बची हुई राशि का Y% किराए पर खर्च करता है। वह बची हुई राशि का Z%
शेयरों में निवेश करता है यदि उसके पास बची हुई अंतिम राशि वर्ष 2024 में उसकी मासिक आय n के p% के बराबर है तो n को XYZ और उसकी 25% की मासिक आय m के रूप में व्यक्त करें। एक व्यक्ति जो है वर्ष 2025 में अपनी मासिक आय m के रूप में दिया हुआ है, यानी m का X% दान करता है। तो अगर X% दान कर दिया तो 100 में से 100 माइनस, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस X/100, वह बची हुई राशि का Y% यानी 1 माइनस Y/100 और फिर उसके बची हुई राशि का Z% यानी 1 माइनस Z/100 इक्वल टू हो जाएगा आपका उसके पास बची हुई 2024 में मासिक n के p% के बराबर है। n के p%, n इंटू p/100। तो आपसे पूछा गया है m का वैल्यू, तो n को XYZ P और उसकी 25, तो n का वैल्यू निकालना। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो n यही रहेगा 100 से इसमें आकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि 100 इंटू m और डिवाइडेड बाय ये p राइट साइड में है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन इस प्रकार बन जाएगा 100m इंटू 1 माइनस X/100 1 माइनस Y/100 और 1 माइनस Z/100 डिवाइडेड बाय P इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा से ब्याज के विषय में सही है? ऑप्शन ए, एक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना केवल अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, ये गलत है। साधारण ब्याज की गणना केवल मूलधन राशि पर की जाती है, ये सही है। अर्जित या भुगतान किया चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ नहीं बढ़ता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज अर्जित किया जाता है, ये गलत है कथन, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज समय के साथ बढ़ते जाता है। समान मूलधन, ब्याज दर और समय अवधि, यानी कि मूलधन समान है, ब्याज का दर भी समान है, समय का अवधि भी समान है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज सदैव साधारण ब्याज से अधिक होगा, विशेष रूप से लंबी अवधि में, ये सही है। अगर 1 वर्ष का हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, लेकिन 1 वर्ष से अधिक वर्ष का ब्याज हो तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से हमेशा अधिक होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन दिया हुआ था बिहार एसएससी की वेबसाइट पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।